गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा हम इससे पहले वाले चैप्टर में क्या पढ़ रहे थे? पाचन पढ़ रहे थे, मनुष्य में पाचन पढ़ रहे थे, है ना। हमने दांतों के बारे में पढ़ लिया था। अब हम अपनी जीभ के बारे में पढ़ेंगे। हमारी जीभ क्या करती है, उसके क्या कार्य होते हैं, है ना। जो जीभ होती है वो क्या करती है, हमारे भोजन में लार को मिलाने का कार्य करती है। किसको मिलाने का? लार जो होती है ना, उसको मिलाने का कार्य करती है तथा निगलने में भी हमारी सहायता करती है। जीभ द्वारा हमें स्वाद का पता चलता है कि अच्छा खाना बना है कि नहीं। जीभ पर कुछ स्वाद कलिकाएं होती हैं जिनकी सहायता से हमें विभिन्न प्रकार के स्वाद का पता चलता है। क्रियाकलाप 2.4 द्वारा हम स्वाद नलिकाओं की स्थिति का पता कर सकते हैं। निम्नलिखित हम क्रियाकलाप पढ़ते हैं। निम्न पदार्थों के अलग अलग विलयन तैयार कीजिए। एक चीनी का विलयन बना लो, एक नमक का बना लो, नींबू के रस का, नीम की पत्ती का और करेले के रस का। ठीक है। अब हमको करना क्या है, अपने किसी मित्र की आंखों पर पट्टी बांधकर अपनी जीभ को बाहर निकालकर सीधी रखने के लिए कहिए। अपने दोस्तों को कहो कि क्या करो, तुम अपनी जीभ निकालो और उसको सीधे रखो। फिर हमको थर्ड स्टेप क्या करनी है, चित्र 2.6 में दिखाए गए जीभ के विभिन्न क्षेत्रों के ऊपर उपरोक्त में किसी एक विलियन को छूने की एक बूंद रखिए। विलियन रखने के लिए आप कुरदंडे की सीख का उपयोग कर सकते हैं। इस प्रक्रिया को अन्य विलियनों के साथ भी दोहराइए तथा प्रत्येक विलियन के लिए प्रत्येक सीख का उपयोग कीजिए। मतलब एक से ही नहीं डालना, दूसरे से डालना। अपने मित्र से पूछिए कि किस क्षेत्र से उसे मीठे, नमकीन, खट्टे, कड़वे का अनुभव हुआ। अपने प्रेक्षण क्या कीजिए आप, 2.6 सारणी में दिखाए गए क्षेत्र में उसका नाम लिखिए जिसका संवेदन उसको हुआ है। यह अन्य सहपाठियों के साथ भी इस क्रियाकलाप को आप दोहरा सकते हो। ठीक है। अब आपको क्या करना है, देखिए हाँ क्या हुआ। मैं आपको एक बार जीभ का डायग्राम फिर से दिखा देती हूँ बेटा, है ना। देखिए ये थी हमारी जीभ, इस तरीके से होती है ये। ठीक है। इसमें कुछ ऐसी कोशिकाएं होती है, यहाँ पर ग्रसिकाएं। ठीक है, जो हमको इसका स्वाद बताने में हेल्प करती हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। भोजन नली, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा भोजन नली ग्रसिका। निगला हुआ ग्रास नली अथवा ग्रसिका में जाता है। चित्र में देखिए, ग्रसिका गले एवं रस से होती हुई जाती है। ग्रसिका की भित्ति के संकुचन के भोजन नीचे की ओर सरकने लगता है ना। वास्तव में संपूर्ण आहार नाल संकुचित होती रहती है तथा यह भोजन को नीचे की ओर धकेलने में मदद धकेलती रहती है। कभी कभी हमारा आमाशय खाए हुए भोजन को स्वीकार नहीं करता। फलस्वरूप हमें क्या हो जाती है, फलस्वरूप वमन द्वारा उसे बाहर निकाल देता है। ऐसी घटना याद कीजिए जब भोजन के बाद आपने वमन किया हो तथा इसी कारण विषय में सोचिए। अपने अभिभावकों एवं अध्यापक से सोचिए। कभी कभी क्या होता है, जैसे आप खाना खाते हो, तुरंत थोड़ी देर बाद आपको उल्टी हो जाती है, वो खाना आपसे पचता नहीं है। क्यों होता है ऐसा? देखिए, ग्रसिका में भोजन की स्थिति, भोजन जो है इस तरीके से जाता है, ये हमारी ग्रसिका है, धीरे धीरे सिकुड़ती है और हमारे भोजन को यहाँ ले जाने में मदद करती है। पहली जानना चाहती है कि वमन के समय भोजन विपरीत दिशा में किस प्रकार आ जाता है। मतलब खाना हमने अंदर खाया लेकिन उल्टी के समय क्या होता है, वो बाहर की तरफ आता है। तो ऐसा क्यों होता है? ठीक है, हम पढ़ते हैं। ठीक है, इसके लिए हमको अमाशय पढ़ना पड़ेगा। अमाशय मोटी भित्ति एक थैली नुमा संरचना है। यह चपटा और जे आकार का होता है तथा आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग होता है। एक ओर ग्रसिका नली से खाद्य पदार्थ प्राप्त करता है और दूसरी ओर क्षुद्रांश में खुलता है। ठीक है। अमाशय का आंतरिक सतह श्लेष्मल, या उसके ऊपर क्या होता है, उसमें से क्या होता है, उसकी आंतरिक सतह पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड
जिसमें श्लेष्मल कहते हैं हमारे जो आमाशय होता है उसमें से हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलता है। बेटा ये ध्यान रखना, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। पाचक रस स्रावित होता रहता है। श्लेष्मल आमाशय के आंतरिक स्तर को सुरक्षा प्रदान करता है। अम्ल अनेक ऐसे जीवाणुओं को नष्ट कर देता है जो भोजन के साथ आमाशय में पहुंच जाते हैं। यह माध्यम को अम्लीय बनाता है जिससे पाचक रसों की क्रिया करने में सहायता मिलती है। पाचक रस जठर रस प्रोटीन को सरल पदार्थों में विघटित कर देते हैं, है ना। और कभी देखिए, अब आपको एक पैराग्राफ है ऊपर, मैंने इसको आशय को इसलिए कंटिन्यू किया ताकि आपको एक साथ पूरा समझ में आए। अब हम इस पैराग्राफ को पढ़ते हैं, ठीक है। कभी कभी जब आप जल्दी जल्दी खाते हैं, खाते समय बात करते हैं, आपको खांसी उठती है या हिचकी आती है अथवा घुटन का अनुभव होता है, ये खाद्य कणों के श्वास नली में प्रवेश करने के कारण होता है। जैसे हम बोलते हैं ना, जिसको ठसका लग गया, वो श्वास नली नासिका से आने वाली वायु को फेफड़ों तक ले जाती है। यह ग्रसिका के साथ चलती है, परंतु ग्रसनी में वायु एवं भोजन मार्ग एक ही होते हैं। भोजन को श्वास नली में प्रवेश करने किस प्रकार रोका जाता है? भोजन निगलते समय यह मांसल संरचना वाल्व का कार्य करती है जो श्वास नली को ढक लेती है तथा भोजन को ग्रसन नली में भेज देती है। संयोगवश यदि भोजन के कण श्वास नली में पहुंच जाते हैं तो हमको घुटन होती है, हिचकी आती है और खांसी भी आने लगती है। चलिए, अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे? अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्षुद्रांत्र, ठीक है। क्षुद्रांत्र लगभग 7.5 मीटर लंबी अत्यधिक कुंडली नली होती है। मतलब क्षुद्रांत मतलब छोटी आंत। यह यकृत एवं आमाशय से स्राव प्राप्त कर इसके अतिरिक्त भित्ति से कुछ भी रस स्रावित करती है, ठीक है। यकृत हमारा जो होता है वो गहरे लाल रंग की ग्रंथि है। यकृत क्या होती है? गहरे लाल रंग की ग्रंथि होती है जो उदर पेट के ऊपरी भाग में दक्षिण की ओर अव्यवस्थित है। यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। ये ध्यान रखना है आपको कि जो यकृत होता है वह हमारे शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि है ना। यह क्या करती है? पित्त रस स्रावित करती है जो एक थैली में संग्रहित हो जाता है जिसे पित्ताशय कहते हैं। उस थैली को जिसमें पित्त रस से संग्रहित होता है उसको पित्ताशय कहते हैं। पित्त रस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण होता है। जो आप फैट वगैरह खाते हो तो जो पित्त रस होता है वो उसको छोटे छोटे भागों में तोड़ता है ना, उसके पाचन में हेल्प करता है। अग्नाशय हल्के नीले रंग की ग्रंथि होती है जो अमाशय के ठीक नीचे स्थित होती है। अग्नाशयिक रस कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन पर क्रिया करता है और उसको सरल भागों में परिवर्तित करने में मदद करता है। आंशिक रूप से पचा भोजन क्षुद्रांत्र के निचले भाग में जाता है जो पूरी तरीके से नहीं पच पाता, जहां आंत्र रस पाचन क्रिया को पूर्ण कर देता है। कार्बोहाइड्रेट सरल शर्करा जैसे ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाती है। वसा अम्ल ग्लिसरॉल तथा प्रोटीन एमिनो एसिड में परिवर्तित हो जाते हैं, ठीक है ना। क्या कह रहे हैं यहाँ पे? जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो किस में टूट जाता है? शक्कर में शर्करा बन जाती है ना, और ग्लूकोज बन जाता है। और जो वसा होता है वो ग्लिसरॉल बना लेता है तथा जो प्रोटीन होती है वो किस में बदल जाते हैं? एमिनो एसिड में परिवर्तित हो जाते हैं। कहाँ ये सब होता है? आपका अग्नाशय, ठीक है। और ये कैसी होती है? पीले रंग की ग्रंथि होती है, ठीक है। चलिए, एक पैराग्राफ है उसको पढ़ते हैं हम। एक विलक्षण दुर्घटना द्वारा आमाशय की कार्य प्रणाली की खोज हुई थी। सन 1822 ईस्वी में एलेक्सिस सेंट मार्टिन नामक व्यक्ति गोली लगने के कारण बुरी तरह से क्या हो गए थे? घायल हो गए हुआ। गोली से वृक्क क्षतिग्रस्त हो गया। आमाशय में एक छेद हो गया। उसे विलियम विमॉन्ट नामक अमेरिकी सैनिकी चिकित्सक के पास ले जाया गया। चिकित्सक ने उसकी जान तो बचा ली, परंतु वह आमाशय का छिद्र भली भांति बंद ना कर सका तथा उसने छिद्र को पट्टी से ढक दिया।
व्यूमॉन्ट को छिद्र में से आमाशय के अंदर झांकने को दुर्लभ अवसर प्राप्त हुआ। उसने कुछ रोचक प्रेक्षण किए, ठीक है, उसको देखने को मिल गया कि अंदर क्या है। व्यूमॉन्ट ने देखा कि आमाशय भोजन का मंथन कर रहा है ना, उसको पीस रहा है तथा भित्ति से सरल स्रावित हो रहा है, भित्ति से एक तरल स्रावित हो रहा है जो भोजन का पाचन करता है। उससे यह भी देखा कि आमाशय क्षुद्रांश में तभी खुलता है जब भोजन पूरी तरह से क्या होता है, पच जाता है, ठीक है। उस तो उनको आमाशय के जो आमाशय है उसकी पूरी घटना के बारे में पता चला कि उसमें अंदर वर्क कैसे होता है, वो कैसे काम करता है, ठीक है। क्षुद्रांत में अवशोषण, चलिए पढ़ते हैं हम। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्षुद्रांत में पोषण अवशोषण। क्षुद्रांत में अवशोषण, पचा हुआ भोजन अवशोषित होकर क्षुद्रांत के भीतर में स्थित रुधिर वाहिकाओं में चला जाता है। इस प्रक्रिया को अवशोषण कहते हैं। क्षुद्रांत की अतिरिक्त भित्ति पर उंगली के समान उभरी रचनाएं होती है जिसे रसांकुर कहा जाता है। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि दीर्घ रोम की आंत्र में क्या भूमिका है? जो ये दीर्घ रोम होते हैं ये क्या करते हैं, पचे हुए भोजन के अवशोषण हेतु तल के क्षेत्र को बढ़ा देते हैं। प्रत्येक दीर्घ रोम में सूक्ष्म रुधिर वाहिकाओं का जाल फैला होता है। दीर्घ रोम की सतह से पचे हुए भोजन का क्या होता है, अवशोषण होता है तथा यह रुधिर वाहिकाओं में चला जाता है। अवशोषित पदार्थों का स्थानांतरण रुधिर वाहिकाओं द्वारा शरीर के विभिन्न भागों तक होता है जहां उनका उपयोग जटिल पदार्थों को बनाने में किया जाता है। इस प्रक्रिया को स्वांगीकरण कहा जाता है या कहते हैं। कोशिकाओं में उपस्थित ग्लूकोज का विघटन ऑक्सीजन की सतह से कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल में होता है और क्या निकलती है, एनर्जी निकलती है। भोजन का वह भाग जिसका पाचन नहीं हो पाता अथवा अवशोषण नहीं हो पाता वो बृहदान्त्र मतलब बड़ी आंत में भेजा जाता है। अब बृहदान्त्र मतलब बड़ी आंत किसको कहते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। बृहदान्त्र क्षुद्रांत की अपेक्षा चौड़ी एवं छोटी होती है, ठीक है। लगभग ये कितने किलोमीटर की होती है, 1.5 मीटर लंबी होती है। इसका मुख्य कार्य जल एवं कुछ लवणों का अवशोषण करना होता है तथा बचा हुआ जो अपचयित भोजन होता है उसको ये कहाँ ले जाती है, मलाशय में तथा अर्धठोस मल के रूप में रहता है। समय समय पर गुदा द्वारा यह मल क्या कर दिया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है, जिसे इस विधि को क्या कहते हैं, ये जो प्रोसेस होती है मल को बाहर निकालने की इसको निष्कासन कहते हैं। अब क्या है 2.3 है हमारा, घास खाने वाले जंतुओं में कैसे पाचन होता है। जो घास खाते हैं उनमें पाचन किस तरीके से होता है। क्या आपने गाय भैंस को घास खाने वाली शाकाहारी अन्य जंतुओं को देखा है, वे उस समय भी लगातार जुगाली करते रहते हैं जब वे खाना नहीं खाते। वास्तव में क्या करते हैं, वे पहले घास की जल्दी जल्दी निगल लेते हैं, घास को फटाफट, है ना, निगल कर आमाशय के एक भाग में क्या कर लेते, स्टोर कर लेते हैं, है ना। यह भाग रूमेन कहलाता है, ठीक है, क्या कहलाता है, रूमेन कहलाता है। रूमिनेंट में आमाशय 4 भागों में बटा होता है। रूमेन भोजन का आंशिक पाचन करता है जिसे जुगाल कहते हैं, परंतु बाद में जंतु इसको छोटे छोटे पिंडों के रूप में पुनः मुख में वापस ले आते हैं, है ना, और तथा इसे वह चबाता रहता है। इस प्रक्रम को रोमंथ कहते हैं। क्या कहते हैं, इस प्रक्रम को रोमंथ कहते हैं, रोमंथ जुगाली कहते हैं तथा इस ऐसे जंतु रूमेनेट अथवा रोमंथी कहलाते हैं। चलिए यहाँ पर एक पैराग्राफ है, दस्त कैसे लगते हैं, है ना। कभी कभी खाना खाया और बार बार हमको जाना पड़ता है ना, फ्रेश होने के लिए, तो क्या होता है, कभी कभी आपको जल रूपी पतले मल के बार बार निष्कासन की आवश्यकता होती है। इस स्थिति को क्या कहते हैं, इसको दस्त लगना कहते हैं।
यह संक्रमण, खाद्य विषाक्तता अथवा अपचित के कारण होता है। जब खाना नहीं पचता तब होता है। भारत में विशेषकर बच्चों में यह अति सामान्य स्थिति है। चरमावस्था में यह घातक भी हो सकता है। अगर ज़्यादा होगा तो क्या होगा, शरीर से पानी और लवण सब बाहर निकल जाएंगे। इसका मुख्य कारण शरीर से जल व लवण की अत्यधिक क्षति होना है। इसे सहजता से नहीं टालना चाहिए। चिकित्सक के पास जाकर पूर्व ही रोगी को उबालकर ठंडा किए हुए जल में 1 चुटकी नमक व चीनी का घोल पिलाना चाहिए, जिसको जीवन रक्षक घोल या फिर हम ORS कहते हैं। क्या कहते हैं हम? इस ऐसे घोल को हम ORS कहते हैं। ठीक है। अब घास में क्या होता है? अभी तक हम गाय के बारे में पढ़ रहे थे, ऐसे जीव पढ़ रहे थे जो क्या करते हैं, घास खाते हैं ना। अब जो घास खाते हैं तो घास में होता क्या है, देखो। इससे पहले मैं आपको क्या करती हूँ, यहाँ पर गाय का डायग्राम दिखाया गया है, उसको एक बार जूम करके आपको अच्छे से बता देती हूँ। देखो ये गाय क्या कर रही है, घास खा रही है। ये इसका रुमेन है। ठीक है, ये क्या है, इसका रुमेन। ये यहाँ से मुंह से लेके सांप को फटाफट यहाँ इकट्ठा कर लेती है। फिर यहीं से ये इसका प्रथम आमाशय होता है और फिर इसका ये पूरा पार्ट इसका आमाशय है। उसके बाद ये इसकी अर्धनाल है ना, और ये इसका बड़ी आती है। तो क्या करती है, ये इसको यहाँ इकट्ठा कर लेती है और समय समय से वापस ले जाती है और फिर से अपने मुख से उसको बार बार क्या करती रहती है, जुगाली करती रहती है। अब घास में होता क्या है? ठीक है, घास ही क्यों खाते हैं, घास पसंद होती है क्या? चलो पढ़ते हैं। घास में क्या होता है, घास में सेल्यूलोज होता है। क्या होता है? सेल्यूलोज होता है, जो एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। हम भी कार्बोहाइड्रेट खाते हैं तो वो भी कार्बोहाइड्रेट खाती है। किसी रुमेनेट अथवा रोमंथी पशु, हिरण आदि के रुमेन में सेल्यूलोज का पाचन करने वाले जीवाणु पाए जाते हैं। बहुत से जंतु एवं मानव सेल्यूलोज का पाचन नहीं कर पाते। बहुत से जंतु और ऐसे मानव भी होते हैं जो क्या नहीं करते, सेल्यूलोज को डायरेक्ट नहीं पचा सकते। पहले जानना चाहती थी कि ये जंतु भोजन करते समय इसी भांति क्यों नहीं, मतलब इससे भली भांति अच्छे से एक ही बार में क्यों नहीं चबा लेती। बूझो जानना चाहता था कि मनुष्य मवेशियों की तरह सेल्यूलोज को क्यों नहीं पचा सकता। क्या कारण है कि वो हम लोग सेल्यूलोज को नहीं पचा पाते हैं। तो जानवरों जैसे घोड़ा, खरगोश आदि में शुद्धांत एवं बृहदान्त के बीच एक थैलीनुमा संरचना होती है। ठीक है, जिसे अर्धनाल कहते हैं, जिसे अंधनाल कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, अंधनाल कहते हैं। भोजन के सेल्यूलोज का पाचन यहाँ पर भी कुछ जीवाणुओं के द्वारा होता है जो मनुष्य के आहार नाल में अनुपस्थित होते हैं। मतलब जो जीव इनके आहार नाल में होते हैं वो हमारी आहार नाल में नहीं होते जो सेल्यूलोज को तोड़ सकें। इसलिए क्या होता है कि हम डायरेक्ट सेल्यूलोज को सीधे नहीं खा सकते। अब तक आपने उन जंतुओं के विषय में पढ़ा जिनमें पाचन तंत्र पाया जाता है, परंतु ऐसे बहुत से सूक्ष्म प्राणी हैं जिनमें न तो मुख होता है न ही पाचन तंत्र होता है। फिर वे कैसे भोजन को ग्रहण करते हैं तथा उनका पाचन कैसे होता है। खंड 2.4 में आप भोजन ग्रहण करने वाले अन्य रोचक जीवों के बारे में पढ़ेंगे और उनकी अन्य रोचक विधियाँ भी पढ़ेंगे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक 2.4 रहेगा जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ओके, चलिए, थैंक यू।